कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घरों में बखैरियत होंगे। यहाँ जो है हैदराबाद का मौसम तो बहुत अच्छा है, अभी बारिश हो रही है बाहर। और हम यहाँ बैठे हुए हैं ताकि आपसे इस लेक्चर के थ्रू मुलाकात हो सके। और आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करने हैं। और ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके एक्सरसाइज के एंड में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उन पे हम बात करनी आज स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स आप जो है ये जो हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से, आप इससे फ़ायदा लें, क्योंकि मेरे लिहाज से जो है ऑल ओवर KPK हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ही वो पहला कॉलेज होगा जो इस तरह की फैसिलिटी इस पेंडेमिक के वक्त में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। और ये सिर्फ इसलिए कि आप इससे फ़ायदा लें और आप जो है वो अपने एग्ज़ाम्स में और अपने जो है एग्ज़ामिनेशन में अच्छे तरीके से अपीयर हो सके। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 1 को, जो चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए हैं। और सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों को डिस्कस करेंगे। हम वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके साथ जो है एक्सरसाइज के एंड में है, और वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज के मिड से आपके आ सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, a student says that he can find the frequency of a mass spring system if he does not know how long the spring is। एक स्टूडेंट का ये कहना है कि वो किसी मास स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकता है विदाउट नोइंग कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी। स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके साथ एक मास स्प्रिंग सिस्टम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला है, और वो जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो हम वो फार्मूला यूज करके किसी भी मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस स्टूडेंट की जो स्टेटमेंट है ये हकीकत पर मबनी है और ये स्टूडेंट ठीक कह रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है? क्या स्टूडेंट कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ ही डज नॉट नो हाउ लॉन्ग द स्प्रिंग इज। स्टूडेंट्स इसका आपने रीजन देना है कंप्रेस्ड फॉर्म में कि बिकॉज द फ्रीक्वेंसी कैन बी फाउंड बाय दिस फार्मूला f is equal to 1 divided by 2 pi under the root g divided by x। और g आपके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, और x जो है वो उस मास स्प्रिंग सिस्टम की एक्सटेंशन है। तो इस फार्मूला को आप देखें, ये इंडिपेंडेंट है लेंथ से। मास स्प्रिंग सिस्टम की लेंथ का होना जरूरी नहीं है, तो आप इस फार्मूला को यूज करके फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्लेनेशन जरा देखें। कंसिडर वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम whose length is unknown। हमें उसकी लेंथ का कोई पता नहीं है। Let we disturb and find the extension produced with the help of a meter rule। ठीक है, हमें जो है उसे डिस्टर्ब करना है, हमने उसके साथ एक मास अटैच करनी है, और मास अटैच करने से पहले हमने उसकी अनस्ट्रेच लेंथ फाइंड करनी है, और मास अटैच करने के बाद हमने उसकी स्ट्रेच लेंथ फाइंड करनी है, और इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमें इसकी एक्सटेंशन का पता चल जाएगा। अभी नॉर्मली जो मास स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, इट इज 1 divided by 2 pi under the root k divided by m, but we know that the elastic restoring force F is equal to kx। लेकिन यहाँ पर F आपके साथ mg के इक्वल है क्योंकि आपने ये मास अटैच किया है। यहाँ पे हमारा अप्लाइड फोर्स जो है वो वेट के इक्वल है, और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वो kx की इक्वल है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। इन दोनों फोर्सेस को आप इक्वल करें और आप k की वैल्यू निकाल लें, दैट वुड बी mg डिवाइडेड बाय x। Put this k value in the frequency formula you already have written above, और उसमें आप जो है सिंप्लीफिकेशन कर लें, मास और मास आप कैंसिल कर लें, ये फार्मूला आपके साथ आ जाएगा। एंड यू कैन यूज दिस फार्मूला without knowing the length of that mass spring system, you can easily find the frequency of the system। और फिर आप कंक्लूजन में लिख लें कि we can use this above formula and we just want to know the extension value। हमें सिर्फ एक्सटेंशन की वैल्यू चाहिए, हमें और कोई चीज नहीं चाहिए, हमें लेंथ नहीं चाहिए, हमें मास नहीं चाहिए, हमें जो है
इलास्टिक फोर्स की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए जो इस फार्मूला में हम पुट कर सके और हमारे साथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ मीडियम वेयर स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर एक मीडियम में हम स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करें तो क्या उसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है? तो जैसे डिफिनीशन से आपको पता है कि स्टैंडिंग वेव्स जो हैं ऐसी वेव्स हैं जिनमें एनर्जी प्रोड्यूस तो होती है लेकिन प्रोपिगेट नहीं हो पाती, और वो इसलिए क्योंकि उस मीडियम पर हम कुछ एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस और कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो दो नोड्स और दो एंटी नोड्स के दरमियान ट्रैप्ड हो जाती है और वो एनर्जी आपके साथ आगे प्रोपिगेट नहीं करती। तो स्टेटमेंट आप लिख लें कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ मीडियम वेयर स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। रीजन में लिख लें कि स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूसेस एनर्जी बट इट कैन नॉट प्रोपिगेट और इट कैन नॉट स्प्रेड आउट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप इसकी सुन ले स्टूडेंट्स। स्टैंडिंग वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम इफ वी फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ अ मीडियम। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो बात है जो हम कह रहे थे कि हमने कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा दिए हैं। तो अगर हम किसी मीडियम की बाउंड्रीज को फिक्स कर दें, मतलब फॉर एग्जांपल हम किसी रोप में वेव्स प्रोड्यूस करें लेकिन उस रोप के दोनों एंड्स को हम फिक्स कर दें, तो इन सच अ सिचुएशन waves have nodes and antinodes and a large amount of energy is trapped between these nodes and antinodes. If wave fronts produced in standing waves do not propagate in progressive waves and they are trapped between nodes and antinodes। ठीक है, जो आपके साथ वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल, वो स्टैंडिंग वेव्स में प्रोपिगेट नहीं करते हैं। जिस तरह के प्रोग्रेसिव वेव्स में प्रोपिगेट करते हैं, स्टैंडिंग वेव्स में वो प्रोपिगेट नहीं करते और वो दो नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान ट्रैप हो जाते हैं। सो इन स्टैंडिंग वेव्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड but can't propagate because particles of the medium become independent of each other. Each particle has its own predefined vibration and they can't affect the other particles of the medium. स्टूडेंट्स, ये असल में प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव्स की वो मेन डिफरेंस है जिस पे ये पूरा मैकेनिज्म बेस करता है कि प्रोग्रेसिव वेव में मीडियम टू पार्टिकल डिपेंडेंसी मौजूद होती है और प्रोग्रेसिव वेव में मीडियम के हर पार्टिकल को ये इजाजत होती है कि वो प्लस एक्स नॉट से लेकर माइनस एक्स नॉट तक कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है। और ये इसलिए वो करता है क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टरबेंस फैलती है। लेकिन स्टैंडिंग वेव्स में पार्टिकल टू पार्टिकल इंडिपेंडेंसी होती है, पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता, हर पार्टिकल का अपना डिस्प्लेसमेंट होता है और ना वो उसे इंक्रीज कर सकता है ना वो उसे डिक्रीज कर सकता है। इन डिस्प्लेसमेंट्स में कुछ डिस्प्लेसमेंट सबसे मिनिमम होते हैं जिनको हम नोड्स कहते हैं और कुछ डिस्प्लेसमेंट सबसे मैक्सिमम होते हैं जिनको हम एंटी नोड्स कहते हैं। तो इस ग्राफ में आपको वो ये एंटी नोड आपको नजर आ रहा है और ये आपको नोड नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, तो कंक्लूजन में फिर आप लिख लें कि द एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड but it is trapped between two nodes and antinodes and the energy of the wave does not propagate। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात कह दूं कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं नॉर्मली तो उनके मार्क्स हमें पता है हर शॉर्ट क्वेश्चन का मार्क्स सेम होता है, उधर जो है मेंशन भी होता है कि ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करें जो जिसमें मैथमेटिकल डिराइवेशंस हों, क्योंकि मैथमेटिकल डिराइवेशंस आपके साथ इजी मार्क्स कैचिंग टेक्निक्स हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन का चूज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल होते हैं लेकिन हर शॉर्ट क्वेश्चन पे आप वो मार्क्स आसानी से गेट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन को चूज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ताकि आप इसको समझें और आप वो शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिससे आपको इजीली मार्क्स मिल सके। अभी जैसे ये दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, इसमें अगर हमें चॉइस मिले तो अच्छी बात यह है कि हम वो पहला क्वेश्चन सॉल्व करें एज कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि मैं डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे सकूं, लेकिन फिर भी इसमें कोई मैथमेटिकल डिराइवेशंस नहीं है। तो फिर इस किस्म के क्वेश्चंस पर आपको मार्क्स को गेट करना ये आसान बात नहीं होगी।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ है कि when two waves moves in the opposite direction having same frequency, time period and wavelength and amplitude completely cancel each other and standing waves are produced, तो उसकी एनर्जी कहाँ चली जाती है? एंड एनर्जी ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स बिकम जीरो, मतलब उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है, तो वो कहाँ चली जाती है? आपके साथ तो इस तरह है कि एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड होती है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो आपके साथ वो एनर्जी जब स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं तो वो एनर्जी कहाँ चली जाती है? वो कहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है? डिस्ट्रॉय तो नहीं होती, लेकिन वो एनर्जी जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब वो एनर्जी कहाँ चली गई, हमने इसका रीजन बताना है। सो रीजन इसका ये है कि दिस इज ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपके साथ क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और इंटरफेरेंस जो है सुपरपोजिशन की एक टाइप है, और सुपरपोजिशन जो है वो बेस करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि you have to do point to point vectorial addition of the amplitudes or of the displacement of the two waves। जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं और वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, तो जो आपके साथ रिजल्टेंट वेव बनता है वो असल में पॉइंट टू पॉइंट एडिशन है उन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स का। और वो पॉइंट टू पॉइंट एडिशन आपके साथ पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो केस हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें आपके साथ स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये वो केस है जिसमें आपके साथ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पर आप देख लें, दिस इज ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन द एम्पलीट्यूड बिकम जीरो देन द इंटेंसिटी एंड एनर्जी आल्सो बिकम जीरो। क्योंकि इंटेंसिटी और एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो अगर एम्पलीट्यूड कंबाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर जीरो हो गया तो फिर एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन में आप देख लें स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक दो वेव्स दिखाई हैं। कंसीडर टू वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों रेक्टेंगुलर वेव्स हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, ठीक है, sorry 1 centimeters per second। the separation between the waves is इस एग्जांपल में आप देखें 3 सेंटीमीटर इसकी सेपरेशन है। अच्छा, आफ्टर 1 सेकंड क्या सिचुएशन होगी कि ये 2 सेंटीमीटर की जो विड्थ की वेव है ये 1 सेंटीमीटर आगे चली आएगी और ये भी 1 सेंटीमीटर आगे चली आएगी। तो ओवरऑल जो इनमें डिफरेंस होगा वो आपके साथ 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड बाद क्या होगा? एक सेकंड बाद ये दोनों वेव्स आपस में मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। यही तो वेव्स की एक प्रॉपर्टी है कि जब वो कोलाइड होती है तो वो मर्ज हो जाती है। पार्टिकल्स की तरह नहीं कि कोलाइड होके बाउंस बैक हो जाए, बल्कि ये मर्ज होके एक रिजल्टेंट वेव बना लेती है। तो आफ्टर 1 सेकेंड चूंकि इसकी जो इंटरफेरेंस होगी, इसकी जो सुपरपोजिशन होगी, वो एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल आउट कर देगी और आपको स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आफ्टर 1 सेकेंड दे हैव टू सुपर इम्पोज डिस्ट्रक्टिवली and there would be no resultant amplitude or intensity or energy। आपको रिजल्टेंट पे देखें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? इस टोटल एनर्जी को क्या हुआ? दिस इज बिकॉज द टोटल एनर्जी ऑफ वेव 1 एंड वेव 2 एंड द रिजल्टेंट इज आपके साथ गिवन है। देखें यहाँ पे हम इसको साबित करने की कोशिश करते हैं। E1 की एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, लेकिन E2 की एनर्जी माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है। क्योंकि आप डायग्राम में देख लें, E1 हमारे रेफरेंस से ऊपर है और E2 हमारे रेफरेंस से नीचे है। जब हम इन दोनों एनर्जीज को प्लस करते हैं एट द पॉइंट ऑफ देयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हमारे साथ टोटल एनर्जी जीरो आ जाती है। लेकिन जैसे ही ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा, ये दो वेव्स अपनी डायरेक्शन में दोबारा मोशन स्टार्ट कर देगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सो आफ्टर 1 सेकेंड the wave superposition process is finished and waves move in its own direction as nothing was done। और फिर वेव्स के साथ वापस वही एनर्जीज आ जाती हैं, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये एनर्जी जो जीरो हुई, ये असल में उन दोनों एनर्जीज का सम आपके साथ जीरो आ गया। लेकिन जैसी सुपरपोजिशन प्रोसेस खत्म हुई, वो एनर्जी वापस उन्हीं वेव्स के साथ है, उन एनर्जीज को कुछ भी नहीं हुआ। सो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके साथ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। कंक्लूजन में फिर आप लिख सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स में एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है,
इंटेंसिटी जीरो हो जाती है और एनर्जी भी जीरो हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो सुपरपोजिशन का प्रोसेस खत्म हो जाए तो असल में उन वेव्स के साथ वही एनर्जी रहती है। तो वो हमें जीरो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो एनर्जीज एक दूसरे के इफेक्ट को ड्यूरिंग द सुपरपोजिशन प्रोसेस कैंसल आउट कर रही होती है, इसलिए हमें एनर्जी जीरो दिखाई देती है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन